अदिति जी, आप एक ऐसे राज्य से हैं, केरल से, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को काफी चिढ़ है। वो अपने प्रदेश को केरल जैसा नहीं बनाना चाहते हैं। और यही नहीं, आपके पिता बंगाली हैं और उनको बंगाल से भी चिढ़ है, तो बहुत बंगाल भी खतरनाक नहीं बनाना चाहते हैं। तो इस हल्के फुल्के बयान से मैं चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया के साथ बातचीत शुरू की जाए। जब आपने योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुना पहले चरण के मतदान के पहले, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उनका जो सोच है उसमें सफाई आ जाती है। मैं अभी अभी केरल से वापस आई हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरी माँ काफ़ी बीमार थी और वो रहती है कोट्टेयम में, छोटा सा शहर है, एयरपोर्ट से 3 घंटे दूर है। और वहाँ मैं योगी को कहना चाहती हूँ कि वो छोटी सी शहर में इतने सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं। मेरी माँ स्कूल चलाती है, वो हॉस्पिटल उनके स्टूडेंट्स चलाते हैं, वो डॉक्टर्स अभी भी के बच्चे अभी भी उनके स्कूल में पढ़ते हैं। कोई इसमें कॉरपोरेट पैसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा जगह है कोट्टेयम जहाँ से मैं आती हूँ, शायद इंडिया में सबसे पहला 100% लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। तो शायद वहाँ पे बीजेपी इस बार भी इस इलेक्शन में, केरला के इलेक्शन में बहुत कोशिश की दंगा उछालने के लिए। और फिर एंड में उनका एक नेता ने बोला कि यहाँ पे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, कोई फायदा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक तरह से मतलब एक तरह से ये हंसी मजाक में हम ले सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये सही भी है कि जैसे यूपी जैसे जगह वो डिलिबरेटली बैकवर्ड रखना चाहते हैं। आज के अखबार में डॉक्टर शाह आलम, जो एम्स का एक डॉक्टर है, उन्होंने एक पीस लिखा है जिसमें यूपी के हेल्थ के आंकड़े हैं। चौंकाने वाली बात, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है, कोई वॉर टॉर्न रीजन लाइक इराक और सीरिया से भी मतलब ऊपर है। टीबी, इंडिया के 20% टीबी केसेस यूपी में है। 60% के बच्चे मैल न्यूट्रिशन और स्टंटेड है। तो इसके बीच में ये मंदिर, मस्जिद और शमशान और कब्रिस्तान और ये सब खेल खेल रहे हैं। बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि एक तरह से यूपी को मतलब पूरे दुनिया के गरीब देशों, अफ्रीका के गरीब देशों से भी खतरनाक हालत में लाके रखा है। जी। अ, अब मैं अगले सवाल पर आ रहा हूँ। अरुंधति जी, आज जिस मुकाम पर देश है, जिस मोड़ पर खड़ा है, जहां हम लगातार जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उससे ज्यादा खतरनाक बातें सुन रहे हैं। हमने अभी हरिद्वार में नरसंहार का आह्वान करते हुए देखा तथाकथित साधुओं को। हम कर्नाटक में देख रहे हैं कि हिजाब के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि संसद में प्रधानमंत्री इस देश का किस भाषा में संवाद कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि ये भारत कहाँ पहुंच गया है? जो जो यति नरसिंहन ने जो दो नरसंहार के बाद बातें कर रहे थे, उनको बेल में छोड़ दिया गया। शायद वो अभी भी जेल में है, लेकिन बेल मिल गया उनको। जबकि भारत के लॉयर्स, पोएट्स, एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, गांव के लोग जो सरकार से लड़ रहे, सब जेल में सालों से सड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो इससे इससे या आज ये अजय मिश्रा को छोड़ दिया, अब शायद पंजाब में राम रहीम कुछ जमानत में निकाल दिया। तो ये जो स्टेट का मशीनरी है, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है, उनको खिलौना बना दिया गया है। मतलब इसमें कोर्ट भी है, ईडी भी है, सबको पता है ये। और एक बहुत खतरनाक चीज हो रहा है, पार्लियामेंट को भी जैसे मन की बात बना दिया। पार्लियामेंट में जो गैर कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्स है जो पास होते, कश्मीर का 370 हो या फार्म लॉज हो,
या बहुत सारे जो लॉज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, CAA जो है वो पास किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठते हैं, लेकिन उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो तो हो गया, अब तो थियोरेटिकल मामला हो गया ना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस को जैसे खाली करके बैठे हैं और खिलौना जैसे उसके साथ खेल रहे। प्राइम मिनिस्टर भी अपना ऑफिस को अपमान करते हैं कि वो आके रात को डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करते हैं या 4 घंटा नोटिस में लॉकडाउन अनाउंस करते हैं। किसने इनको ये सलाह दिया, किसी को पता नहीं होता है। तो क्या हो गया है कि अभी बीजेपी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपने आप को स्टेट समझने लगा, अपने आप को नेशन समझने लगा। और अगर आप बीजेपी के खिलाफ है, आप इंडिया के खिलाफ है, तो एक पूरा आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो गए हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड में करके पूरे जो चेक्स एंड बैलेंसेस है हॉलो आउट, मतलब खाली करा के ये एक खेल हो रहा है जिसमें शो विंडो में कहा जा सकता है कि ये डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका सारा ऑर्गन्स को आपने निकाल दिया है। जी। अभी आपने कहा कि मैं आप पिछले कई सालों से, पिछले 2-2.5 दशकों से सॉरी, लगातार। मैं एक जी। चीज कहना चाहती हूँ। आपने ये कर्नाटका के जिक्र किया था, जो हिजाब वाला मामले का कंट्रोवर्सी, जब वो अभी कोर्ट ने भी कुछ दिन के लिए कहा कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं, अपना रिलीजियस अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री और यूपी का चीफ मिनिस्टर अपने गेरुआ कपड़े में खेल सकते हैं अपने ऑफिशियल पोजीशन में। इसका क्या मैसेज जाता है? बिल्कुल, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। वो बच्चे जो नहीं जानते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी दूसरे समुदायों को, उसका राजनीतिकरण करके समाज में इस तरह से दुर्भावना पैदा करना, और आप वही सब बड़े मंच पर ये नाटक कर रहे हैं, तो बड़े इसके और भी ज़्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अ, अरुंधति जी, आप पिछले 2-2.5 दशकों से लगातार जिस दिशा में देश जा रहा है, एक तरह से चेतावनी देती रही। आपके जितने भी निबंध रहे हैं, लंबे-लंबे निबंध रहे हैं, लेख रहे हैं, उनमें आप ये बराबर इशारा करती रही कि किस तरह से कारपोरेट और सत्ता और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका किस तरह से गठजोड़ हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपने जो एक दुःस्वप्न देखा था, एक नाइटमेयर देखा था, वो वही आपके सामने प्रस्तुत हो गया? एक्चुअली जब जब हम थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, कभी जब फांसीवादी के जो इंटरनेशनली कोई एक्सेप्टेड साइंस होते हैं और वो तब आ जाते हैं सोसाइटी में जब एक बड़ा क्राइसिस होता है जिसमें जो नॉर्मल रूलिंग क्लासेस उनको खतरा नजर आते हैं। तो जैसे 1990 में 90s में जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया और लागू किया गया, तो ये पूरा एंटी मंडल डेमोन्स्ट्रेशंस तो ऑर्गेनाइज हुआ था। उसी टाइम में अडवाणी रथ यात्रा शुरू कर दिया। उसमें क्या है कि हिंदू सब एक है, आप जात के बारे में मत सोचो। उसी टाइम में ये बाजार के ताला भी खोल दिया, मतलब बाबरी मस्जिद का ताला और बाजार का ताला एक साथ खुल गया था। और उसमें वो एक राइट विंग हार्ड राइट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी और एक हार्ड राइट रिलीजियस आइडियोलॉजी, दोनों घोड़े साथ साथ निकला था, मतलब अपना स्टेबल से। और तब से अब तक वो दोनों साथ में नाच रहे थे। जब गुजरात का 2002 का प्रोग्राम हुआ, मुस्लिम को इतने मतलब 1000 से ज्यादा लोगों को खुलेआम मार दिया गया और बलात्कार किया औरतों को और हजारों को अपने घर से भगा दिया था। उसके कुछ साल बाद
एक बड़ा कॉर्पोरेट मीटिंग हुआ था गुजरात में, जब अंबानी और रतन टाटा दोनों ने बोला कि वो उस दिन के इंतजार में है जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये जो मतलब कॉर्पोरेट का रेल का जो पटरी लगाया गया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन का, जो मतलब स्ट्रक्चरली वो ऐसे ही जा सकते हैं, मतलब गरीब को ज्यादा गरीब और अमीर को ज्यादा गरीब कर सकते। तो मोदी के आने से पहले ही करीब 100 लोग अपना देश का मतलब 25% जीडीपी उनके के इक्विवेलेंट एसेट्स थे उनके पास, लेकिन मोदी ने एक्सेलरेटर दबाया और वो खाई और भी बढ़ गया, जैसे अभी ऑक्सफैम का स्टडी आया है। और अब ये पूरा जो कॉर्पोरेट क्लास है वो हिंदू नेशनलिज्म को बैंक रोल कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, पोर्ट्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, केबल है, डिजिटल है, फोन नेटवर्क्स है, मीडिया है, और वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी को बहुत मतलब दुनिया का सबसे रिच पार्टी बना दिया गया, और वो हिंदुत्व को बैंक रोल कर रहे। इट्स कॉर्पोरेट हिंदुत्व। तो जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोला कि एक अमीर हिंदुस्तान है और एक गरीब हिंदुस्तान है, और उसके एक दो दिन बाद ओवैसी ने बोला ऐसा नहीं है, एक मोहब्बत का हिंदुस्तान है और एक नफरत का हिंदुस्तान है। एक्चुअली ये दोनों साथ में है, एक जैसे ना गुच्छ बना हुआ है, और दोनों अपना प्राइम मिनिस्टर के 56 इंच के छाती में बसा हुआ है। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस को खाली करने में ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि हमें विकास चाहिए एक साइड से और दूसरे साइड से ये लोग चाहते हैं मंदिर चाहिए, एक्चुअली ये पूरा जो क्या कहेंगे आप, दुर्सपना, जो भी वो दुःस्वप्न, हाँ, वो एक ही चीज है, और एक दूसरा को बढ़ावा देता है ये कॉर्पोरेट, जिसने अभी जैसे फार्म लॉज में या पूरा जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग छत्तीसगढ़ बस्तर में लड़ रहे थे, अब वो बड़े किसान तक आ गए, वो आपत्ति ना, मतलब पानी नाक तक आ गया। लेकिन वही वहां जंगल को भी कॉर्पोरेट को दे रहे थे, पानी को भी कॉर्पोरेट को भी दे रहे थे, खदान को भी कॉर्पोरेट को दे रहे थे, अब ये फार्म लैंड भी कॉर्पोरेट को दे रहे। चिदम्बरम ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस देश का 80% आबादी शहर में आके रहना चाहिए। तो ये एक लंबा चाल है।